नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हैं, आज का ये हमारा वीडियो वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, जहां पर मैं आप सभी के साथ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन के एंटायर सिलेबस के वो 20% टॉपिक्स, वो 20% क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वन शॉट लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देना चाहता हूं। चाहे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, ना ही इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला है। आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट है, प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर आप सभी के पास सेक कैटेगरी के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट है, तो आज का वीडियो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। तो इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब जब आप लोग यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की बात करते हैं, तो कुछ कुछ करीब करीब 5 से लेकर के 6 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस बार शॉर्ट नोट पूछे जाने की संभावना है। अब ध्यान रखिएगा, या तो एग्जामिनर आपसे कमेंट करने को बोलेगा, या तो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भाई साहब आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ना शॉर्ट नोट लिखने हैं। इसी कड़ी में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा जिसको आपको पढ़ना है आज की क्लास के अंदर, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, कई कई इसको आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, कई कई बच्चे इसको इमोशनल क्वोशिएंट के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, जब भी आप लोग क्यू की बात करते हैं, क्वोशिएंट की बात करते हैं, तो 3 तरीके के क्वोशिएंट होते हैं। एक आपका आईक्यू होता है, ठीक है, जिसको आप लोग इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बोलते हैं। दूसरा आपका ईक्यू होता है, जिसको आप लोग इमोशनल क्वोशिएंट बोलते हैं। ये इमोशनल क्वोशिएंट ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इसी तरीके से तीसरा और होता है, दैट इज द एसक्यू, जिसको आप लोग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि यहां पर हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो आईक्यू है उसको समझना पड़ेगा। दैट इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब होता है हाउ गुड यू विद नंबर्स, यानी कि आप कितने नंबर्स के साथ एक्यूरेट है, कितना जल्दी चीजों को एडॉप्ट कर पाते हैं, कितना जल्दी चीजों को याद कर पाते हैं, कितना अच्छा आप लोग मशीन के साथ बिहेव कर पाते हैं, मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द आईक्यू, जिसको आप लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग ईक्यू की बात करते हैं ना, ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, और इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास वो एबिलिटी जिसका इस्तेमाल करके वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, इमोशंस को मैनेज कर सकता है और इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। न केवल खुद के इमोशन की बात हो रही है, बल्कि जो उसके साइड में, जो भी उसके सराउंडिंग में जो भी पर्सन है, उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और उनके इमोशन को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। उसको आप लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, भैया जब जब आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी ऑफ ए पर्सन होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एक पर्सन का वो एबिलिटी होता है जहां पर वो क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, मैनेज कर सकता है एंड कंट्रोल कर सकता है खुद के इमोशन को, एज वेल एज अंडरस्टैंड कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है इमोशन ऑफ द अदर। समझ में आया? यानी कि खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उसको एक तरीके से मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, न केवल खुद के बल्कि जो भी आपके अदर पीपल्स है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना, उनको करीब करीब इन्फ्लुएंस करना। ये क्या कहलाता है, ये जो इंटेलिजेंट है, ये जो इंटेलिजेंस है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। और याद रखिएगा, ये जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये पॉपुलराइज्ड किया गया है बाय द डेनियल गोलमैन। याद रखिएगा, इस पर्सन का नाम काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है और आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख के आते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन एक स्टेप नेक्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। तो आई होप कि ये क्लियर रहा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक तरीके से डेफिनेशन क्या होता है। आगे अगर आप लोग चलते हैं, तो देयर आर द सर्टेन कंपोनेंट। क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के? कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सर, इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं?
हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, देखिए खुद की एबिलिटीज को पहचानना, खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना, खुद की वीकनेस को पहचानना, ये जो एबिलिटी है ना, ये क्या कहलाती है, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन, स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। समझ में आया? खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना। जैसे अगर मैं अपने अपने पर्सनल व्यक्तित्व की बात करूं, पर्सनल एक तरीके से इंटरेस्ट की बात करूं, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग के अंदर है। हो सकता है किसी और इंडिविजुअल का वो अपना टीचिंग के अंदर ना हो, कुछ मेरी वीकनेसेस है, ठीक है, जैसे मैं स्पोर्ट्स के अंदर बहुत गंदा हूं, तो मेरी क्या होगी, वीकनेस होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग सेल्फ अवेयरनेस की बात करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। और याद रखिएगा, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, इमोशंस को अंडरस्टैंड का, स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना और वीकनेस को अंडरस्टैंड करना। ये पहला कंपोनेंट है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस होने का, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो आपका रहेगा, दैट इज अ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल द इमोशन। समझ में आया? यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास वो एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एंड बिहेव करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर कामली। समझ में आया ना? यानी कि आपके पास वर्टिकली अपोजिट सिचुएशन है, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में सहानुकूल प्रतिभाव, एडवर्स सिचुएशन के अंदर आप लोग बहुत कामली बिहेव करते हैं। तो वो जो आपका एबिलिटी है ना अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने का, वो क्या कहलाता है, वो सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का सेकंड कंपोनेंट क्या है, वो है आपका सेल्फ रेगुलेशन। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक इमोशनली इंटेलिजेंट जो पर्सन होता है ना, उसके पास एक तो सेल्फ अवेयरनेस होता है, ठीक है, उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन होता है। समझ में आया? अब तीसरा जो कंपोनेंट रहेगा वो मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन माने इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो सेल्फ ड्रिवन है, ठीक है ना, उसको बाहर से इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं। इंजेक्शन मोटिवेशन का, इंजेक्शन इंस्पिरेशन का। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशन एंड द इंस्पिरेशन। आपको याद रखना है, जब भी आप लोग मोटिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बीइंग सेल्फ ड्रिवन एंड फोकस ऑन ए गोल। समझ में आया ना? यानी कि आप खुद से ही सेल्फ ड्रिवन है और फोकस है कहां पे, गोल विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना, किसके साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका मोटिवेशन कहलाता है। तो जितने भी इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। इसके अलावा एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, आप लोग कह सकते हैं अंडरस्टैंड, यानी कि आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है फीलिंग्स ऑफ द अदर, ठीक है ना, आपको क्या करना है, दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आपकी एबिलिटी है, यही क्या कहलाती है, आपकी एम्पैथी कहलाती है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड द इमोशन ऑफ अदर। समझ में है ना? आपके पास इस तरीके की एबिलिटी है कि आप लोग दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है ना, ये आपकी एम्पैथी कहलाती है। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, आपके पास सोशल स्किल्स होनी चाहिए। सोशल स्किल्स का मतलब क्या है, आपके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड मेंटेन ए हेल्थी रिलेशनशिप। समझ में आया? आपके पास इस तरीके की एबिलिटीज है, इस तरीके की क्षमताएं हैं कि आप लोग एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए, लोगों के साथ बेहतर संवाद कर पाए, लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर पाए। ये क्या कहलाता है, ये आपका सोशल स्किल कहलाता है। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं सर, अगर आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ देयर ओन इमोशन एज वेल एज इन्फ्लुएंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और एक आपका कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो सेल्फ अवेयर रहेगा, सेल्फ रेगुलेटेड रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, उसके पास एम्पैथी होगा, उसके पास सोशल स्किल्स होगा। ये सारी चीजें मिलकर के आपका किसका निर्माण करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण करती है। और या फिर दूसरे शब्दों में, अगर आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो आप सभी को इन तमाम एबिलिटीज के ऊपर मास्टर करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इन तमाम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको विजडम हासिल करना पड़ेगा, आपको इन तमाम सब्जेक्ट के अंदर बापू बनना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट माने जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर साल जितने भी पीवाईक्यूज मैंने एनालिसिस किए, वहां पे मेरे को यहां से इमोशनल इंटेलिजेंस
से अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिला। दैट्स व्हाई ये हमारी आज के वन शॉट क्लास का पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अभी तक का जो सेशन है ना वो आपको पसंद आया होगा। देखिए यार, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक फटाफट से कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा या अगला क्वेश्चन रहेगा, दैट इज द टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव। टकराव का मतलब होता है किसी भी तरीके का क्लैश बोल दीजिए या किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आपको पहले तो कॉन्फ्लिक्ट समझना पड़ेगा, टकराव समझना पड़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में हो सकता है, मियां बीवी के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, आपके एम्प्लॉय और बॉस के बीच में हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, किसी के बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, या मैं कहूंगा क्लैश हो सकता है किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो जब भी आप लोगों को डिसएग्रीमेंट शब्द दिखे या क्लैश दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे, सर ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट इज ए डिसएग्रीमेंट आ गया ना, क्या है आपका डिसएग्रीमेंट है। और दूसरा क्या हो सकता है, आपका क्लैश हो सकता है किस किस के बीच में, सर इंडिविजुअल के बीच में, ग्रुप्स के बीच में। अब ये होता क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द आइडिया, किसके बीच में, आइडिया के अंतर की वजह से हो सकता है, इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है, वैल्यूज की वजह से हो सकता है, और गोल की वजह से हो सकता है। हो सकता है दो व्यक्तियों का गोल एक ना हो जिनकी वजह से उनके बीच में क्लैश हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। हो सकता है उनकी वैल्यूज अलग हो, वर्च्यूज अलग हो, एथिक्स नॉन डिसिप्लिन अलग हो सकता है उनके आइडियाज अलग हो सकता है उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग हो, यानी कि देयर आर द लॉट ऑफ द रीजन जिनकी वजह से क्लैश हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या इन शॉर्ट में आप लोग कह दीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, और जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो पर्सनल लाइफ में अकर हो सकता है, वर्क प्लेस पे अकर हो सकता है, और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। ठीक है, जहां पर भी टकराव होगा, जहां पर भी डिसएग्रीमेंट होगा, जहां पर भी क्लैश होगा, आप लोग समझ जाइएगा इसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। समझ में? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना। तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर अगर आप लोग पहले टाइप के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो प्लीज नोट कीजिएगा, पहले तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, आप सबसे पहले बात करेंगे सर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अक्योर होता है विद इन ए पर्सन्स माइंड। समझ में आया ना, एक ही व्यक्ति के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। जैसे मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये क्लास रिकॉर्ड करूं या मैं अपना खेलने बाहर चला जाऊं, तो मेरे एक इंडिविजुअल के बीच में मेरे खुद के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जब भी एक ही व्यक्ति के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी एक आर्गुमेंट को लेकर के, किसी एक टॉपिक को लेकर के, तो वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। एक आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि हमारे पास दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, और एक ही व्यक्ति के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को लेकर के अलग अलग अगर मतभेद हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। समझ में आया? अब इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होने के कुछ कारण हैं, जैसे आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना, जैसे मेरे को मान लीजिए बीबीए करना है या बीकॉम करना है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं थोड़े बहुत बीए के कॉन्सेप्ट को बीबीए को जानता हूं, थोड़ा बहुत बीकॉम को जानता हूं, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज होने की वजह से एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसके खुद के मन में क्या चलता है, कंफ्यूजन चलता है। कंफ्यूजन की वजह से वो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि ये करूं कि ये करूं। ठीक है ना, इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अच्छा, डिफिकल्ट चॉइस, अभी मैंने बताया ना, डिफिकल्ट चॉइस भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और अपोजिंग डिजायर, समझ में है ना, आपके पास जो डिजायर है वो क्या करती है, अपोज करती है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो खैर मैंने एग्जाम्पल तो दे दिया, लेकिन एक और एग्जाम्पल चलो पढ़ लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है कि उसको प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम का या फिर अटेंड करना चाहिए पार्टी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्या है आपका कंफ्यूजन है, और आप लोग क्या कह सकते हैं, सर कंफ्यूजन की वजह से ही यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट माने डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का सॉरी आपका क्या होगा, डिसएग्रीमेंट या फिर क्लैश आप लोग कह सकते हैं। और सबसे पहला जो आपका आपने क्या पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, वो क्या है, इंट्रापर्सनल है। सेकंड की अगर आप लोग बात करते हैं, सेकंड टाइप आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, जो
यहाँ पर आपके दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में रहेगा, व्यक्ति दो अलग रहेंगे, दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट को लेकर के डिसएग्रीमेंट हो सकता है या क्लैश हो सकता है या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये क्या कहलाएगा, ये आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके क्या कारण हो सकते हैं सर, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है दोनों आदमी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के या फिर उनमें से कोई एक मिसअंडरस्टैंड हो, एक आपका पर्सनैलिटी का डिफर हो सकता है, एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, भाई आपने सही तरीके से कन्वे नहीं किया, हो सकता है पर्सनैलिटी ही उस हिसाब का ना हो दूसरे का, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तीन बड़े कारण है जिनकी वजह से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग कहेंगे टू एम्प्लॉयज आर्ग्यू ओवर ए वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में है ना, दो अलग अलग एम्प्लॉयज है, वो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये आपका इंट्रापर्सनल नहीं है, ये आपका इंटरपर्सनल है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति दो या दो से ज्यादा है। अगर व्यक्ति एक और उसके खुद के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो आपका इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा और इंटरपर्सनल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, वो आपका एक इंट्रा ग्रुप आएगा और दूसरा आएगा माय डियर फ्रेंड्स इंटर ग्रुप। देखिए इंट्रा ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप एक ही है और उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो आपका इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। वहीं अगर आप लोग बात करेंगे दो अलग अलग ग्रुप के दो अलग अलग मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, समझ में आया। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सेम ग्रुप और ए टीम। ध्यान रखिएगा, एक ही ग्रुप और एक ही टीम के अगर आप लोग मेंबर हैं तो यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अच्छा याद रखिएगा, टीम और जो ये आपका दूसरा शब्द क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, आपका ग्रुप है। यहां से एक सवाल आता है इन दोनों के बीच में डिफर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होगी। इंट्रा जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ही ग्रुप के दो मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब इसके कारण क्या है सर, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे टीम मेंबर्स डिस आर्ग्यू अबाउट द प्रोजेक्ट डिसीजन। ठीक है, कोई भी आप लोग बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, एक ही ग्रुप के आदमी है लेकिन वो डिसएग्री करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के ऊपर ना हम लोग तीन पार्टनर, आप लोग ऐसा ले सकते हैं, इसका मतलब ये हम लोग तीन मेंबर है अपनी टीम का। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा, मेरे को ऑनलाइन जाना चाहिए, हमें ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा क्या कहता नहीं यार, ऑनलाइन क्लासेस इज टोटली वेस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्लासे हो गया। अब ये जो क्लासे है ना, ये अलग अलग ओपिनियन की वजह से है, या आप लोग कह सकते हैं ये दूसरा कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। तीसरा क्या हो सकता है, कंपटीशन की वजह से हो सकता है। तो देयर आर द सर्टेन रीजन जिनकी वजह से इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर। इसी तरीके से आपका इंटर ग्रुप का मतलब क्या है, दो अलग अलग ग्रुप के दो अलग अलग मेंबर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप और ए डिपार्टमेंट। अलग अलग ग्रुप अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं सर, कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज हो सकता है, उसके बाद डिफरेंट गोल हो सकता है, उसके बाद लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन हो सकता है। ठीक है, कुछ बेसिक रीजन है जिनकी वजह से आपका क्या होता है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। इज इट क्लियर। तो याद रखिएगा कुछ इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होता है, अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा है जिसको आप लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और इसके अलावा एक आपका फंक्शनल एंड डाइस फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक आपका फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक आपका डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहले हम लोग पढ़ते हैं सर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ड्यू टू द पॉलिसीज अथॉरिटी एंड द स्ट्रक्चर। याद रखिएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से, अथॉरिटी की वजह से और स्ट्रक्चर की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे सर्टेन रीजन है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे पहला तो आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, हायरार्की इश्यूज हो सकते हैं और अनक्लियर रोल हो सकते हैं। आप सभी समझ रहे होंगे, यहाँ पर मेरे को ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। तो ये जो होगा ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो टोटल 5 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्लीज प्लीज इन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड द एनकरेज न्यू आइडिया। समझ रहे हैं, एक
फंक्शनल यानी कि फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए कैसा कॉन्फ्लिक्ट, एक हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट जो आपका क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और नई आइडियाज को क्या करता है, एक तरीके से एनकरेज करता है। ये क्या कहलाता है, ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। और अगला है आपका डाइस फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, एक हार्मफुल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है और टेंशन को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक कारण थे जिनकी वजह से आपको इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट माय डियर फ्रेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कोजीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो पुअर कम्युनिकेशन बेसिकली हो सकता है, डिफरेंस इन ओपिनियन, लैक ऑफ द रिसोर्सेज, कंपटीशन, ईगो एंड द पर्सनैलिटी क्लासेस एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग। कुल मिलाकर के हम लोग एक शब्द में इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सभी के पीछे इनमें से कोई ना कोई एक कारण होता है, कोई ना कोई एक काज होता है, कोई ना कोई एक रीजन होता है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और यहां तक आपको मजा आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में टू द पॉइंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग इन तमाम चीजों को एक बार गो थ्रू करके ना अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। ठीक है, आई होप कि क्लैरिटी मिला होगा, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी और यहां तक आपको सारी चीजों का क्लैरिटी मिल गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ऑडियो और विजुअल एड्स से। ठीक है ना, आपका एक ऑडियो और एक वीडियो विजुअल एड्स होता है, या आप लोग कह सकते हैं ऑडियो एड्स होता है, एक आपका विजुअल एड्स होता है। अरे भाई, एक ऑडियो एड्स होता है, एक विजुअल एड्स होता है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ऑडियो एड और विजुअल एड्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे टूल्स है माय डियर फ्रेंड्स। ये क्या है, ऐसे टूल्स है जिनका यूज आप लोग कम्युनिकेट करने के लिए, टीचिंग के लिए एंड द प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली, इंटरेस्टिंग एंड द अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे टूल जिनका इस्तेमाल आप लोग कम्युनिकेशन करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आप लोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने कोई डायग्राम ऐड कर लिया, एक तो नॉर्मल टीचिंग है उसके अंदर डायग्राम ऐड किया, कोई वीडियो ऐड किया, तो ये आपकी इंटरेस्ट को इंप्रूव करते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ऑडियो वीडियो, ऑडियो और विजुअल टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इंप्रूव करते हैं लर्निंग एंड अपीलिंग टू हियरिंग एंड द साइट। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है सर ऑडियो एड्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे टूल दैट कैन हियर, जिनको आप लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। विजुअल का मतलब क्या है, जिनको सीन किया जा सकता है। दोनों का मतलब क्या किया जा सकता है, जहाँ पे दोनों चीजें हो, सीन भी हो और हियर्ड भी हो, वो क्या कहलाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं। समझ में आई मेरी बातें? तो प्लीज प्लीज इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा क्लैरिफाई करके हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ऑडियो वीडियो क्या क्या चक्कर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका टाइप्स ऑफ द ऑडियो एड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके ऑडियो एड्स हेल्प करते हैं लर्नर्स को थ्रू द साउंड एंड द लिसनिंग। ठीक है ना, किसकी हेल्प से, साउंड की हेल्प से और लिसनिंग की हेल्प से ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आपका रेडियो हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ऑडियो लेक्चर्स हो गए और जितने भी आपके स्पीकर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी है जिनको आपको गो थ्रू करना है। एडवांटेजेस के अंदर क्या क्या है सर, ये आपकी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, लार्ज ऑडियंस के लिए यूजफुल होते हैं और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए तीसरा, अब सेकंड टाइप क्या था सर, सेकंड टाइप हमारे पास था आई थिंक टाइप ऑफ विजुअल एड। मैंने क्या बताया था, ये आपकी लर्निंग थ्रू द पिक्चर्स, डायग्राम और रिटन मटेरियल को आप लोग किसके अंदर रखते हैं, विजुअलाइज एड के अंदर रखते हैं। जैसे आपका चार्ट्स हो गया, जैसे आपके ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए, पोस्टर हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। ये तमाम किसके एग्जाम्पल हैं, ये तमाम एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स आपके टाइप ऑफ विजुअल एड्स। क्या विजुअल एड से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सकती है, रिमेंबर करना आसान हो जाता है और आप लोग अट्रैक्ट करते हैं अटेंशन को। दोनों को अगर आप लोग कंबाइन कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, ऑडियो विजुअल एड बन जाता है, जहां पर आप लोग दोनों बोथ साउंड एंड विजुअल्स टुगेदर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग टेलीविजन की बात करते हैं, वीडियो प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल फिल्म, ऑनलाइन क्लासेस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके टाइप ऑफ द वीडियो, सॉरी आपका ऑडियो विजुअल एड्स के हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपकी लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाते हैं, आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट में यहाँ पर कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जिसको अगर आप लोग गो थ्रो करते हैं, जिसको आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद, इतना मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं, डेफिनेटली यू विल हैंडल द आंसर। ठीक है, आप लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, दैट इज द सेलिंग स्किल। ध्यान रखिएगा, एक आपका इंटरपर्सनल स्किल होता है, एक आपका सेलिंग स्किल होता है। ठीक है, सेलिंग स्किल से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखा गया। ठीक है, सेलिंग स्किल का मतलब वो स्किल जो एक सेल्स पर्सन इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट या अपने कस्टमर की एक तरीके से कन्वीनियंस करने के लिए कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर आप लोग कन्विंस करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, तो जिन स्किल्स का इस्तेमाल करके आप लोग उसको कन्विंस करेंगे ना, वो क्या कहलाएगा? वो आपका सेलिंग स्किल्स कहलाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, सेलिंग स्किल्स आर द एबिलिटी एंड द टेक्निक यूज्ड बाय ए सेल्स पर्सन टू कन्विंस द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। ठीक है, चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे आपका सर्विस हो, उसको परचेज कराने के लिए जो भी आप लोग एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जितनी भी स्किल्स होती है ना, दीज स्किल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। किस में हेल्प करती हैं? कस्टमर नीड्स को हेल्प करती हैं, कस्टमर नीड्स को समझने में हेल्प करती हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं और सेल्स को इंक्रीज कराती है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कोई समझने वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग स्किल के अंदर क्या आता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी आती है। भाई बिना कम्युनिकेशन के तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपकी लिसनिंग स्किल आती है, आपको कस्टमर को, अरे भाई रुक जा यार, आपको कस्टमर की जो नीड है उसको समझना है। अब अगर आप लोग उसको लिसन नहीं करेंगे, अगर आप लोग उसको सुनेंगे नहीं, तो क्या होगा, वहां पे आप लोग उसकी नीड्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, यानी कि आपके पास एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। इसी तरीके से आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको परसुएशन स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया ना इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब यू मस्ट हैव एबिलिटी टू बिल्ड ए हेल्थी रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। ठीक है ना, आप लोग अपने कस्टमर के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाए, इस तरीके की स्किल आपके पास होनी चाहिए। बातचीत, नेगोशिएशन करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको पास होनी चाहिए। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कम्युनिकेशन के ऊपर मैं मोर देन 4 आवर्स बात कर सकता हूं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग लिसनिंग एबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं, नेगोशिएशन स्किल की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे स्किल है जिनके ऊपर हम लोग बड़ा ही हेल्थी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, लिसनिंग स्किल को एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट नॉलेज को एक्सप्लेन करना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। यहां पर आकर के फिर आपका सेलिंग स्किल वाला जो टॉपिक है वो बड़े प्यार से, बड़े आराम से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। क्या है सर? नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है ना, ये हम लोग लास्ट में, अपने क्लास के लास्ट में जाकर के डिस्कस करेंगे। इसको स्किप मत करना, स्टार्ट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा मैं एक दो टॉपिक और बता देता हूँ। एक आपको 7 C's पढ़ना है कम्युनिकेशन के अंदर, आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? 7 चीज का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका कम्युनिकेशन के अलावा शब्द आता है जिसको आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पढ़ना है, आ सकता है पेपर के अंदर, अलोंग विद 7 C's का जो अप्रोच होता है, 7 C's का जो फॉर्मूला होता है, उसको भी पढ़ लेना है। और नेगोशिएशन स्किल हम लोग लास्ट ऑफ द सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द, यहाँ तक आपके जितने भी छोटे क्वेश्चन थे ना, जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन थे, वो माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना? अब आपको ध्यान देना है, अब हम कुछ बड़े क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, 7 C से क्वेश्चन आएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सवाल आता है, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। और साइलेंस इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी सवाल आता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप लोग बताइए कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सर कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, कोई थॉट है या कोई भी मैसेज है, ठीक है, उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर होता क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर करता है एक सिस्टमैटिक वे के अंदर इन विच द इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स एंड मैसेज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू और मोर पीपल टू अचीव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए अगर यहाँ पर आप लोग कोई ऐसा सिस्टमैटिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आप लोग आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को और मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले आता है आपका सेंडर, एनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर, उसके बाद डिकोडिंग और लास्ट में जाके आपका क्या आता है, आपका फीडबैक आता है, जिसके ऊपर यहाँ पर सेकंड पार्ट पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंडर होगा जो मैसेज भेजना चाहता है, जो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है। रिसीवर कौन होता है, जो आपकी बात को रिसीव करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, आपका सेंडर है या एनकोडर है। सेंडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को बाय क्रिएटिंग एंड सेंडिंग द मैसेज। समझ में आया, एक व्यक्ति जिसने मैसेज को क्रिएट किया, जिसने सेंड किया, यानी कि कम्युनिकेशन को क्या किया, इनिशिएट किया, वो क्या कहलाता है, वो आपका सेंडर कहलाता है, या आप लोग कह सकते हैं वो आपका एनकोडर कहलाता है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पानी लेके जाइए। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका एनकोडर आता है या सेंडर आता है, जो भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, जो भी किसी भी मैसेज को या फिर जो आपका एक तरीके से आइडिया है या किसी भी मैसेज को क्रिएट करता है, जो भी आपका इनिशिएट लेता है ना, वो आपका सेंडर या फिर आपका क्या बन जाता है, एनकोडर बन जाता है। मैसेज का मतलब क्या होता है, मैसेज का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया, वो फीलिंग या वो इंस्ट्रक्शन जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। समझ में, जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है वो क्या कहलाता है, वो आपका मैसेज कहलाता है। एनकोडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया और थॉट्स इनटू द वर्ड, सिंबल और ए गेस्चर और ए सिग्नल। समझ में आया, यानी कि आप लोग जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने सिंबल को, अपने गेस्चर को सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो एनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से चैनल, जिस मीडियम का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैं अगर बात करता हूं, मेरे पास मीडियम क्या है, एक तो आपका इंटरनेट हो गया आप सभी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरा मेरे पास क्या हो गया, आपका एक एप्लीकेशन होगा यूट्यूब, और मेरा खुद का जो व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन है। तो ये मेरे लिए क्या है, मेरे चैनल है या मीडियम है। द मेथड यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड मैसेज सच ए स्पीकिंग, राइटिंग, ईमेल और फोन कॉल्स और सोशल मीडिया, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके चैनल कहलाते हैं। यार ये सारी बातें आप सभी को पता होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं पता तो एक बार गो थ्रू करी, चीजें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो आगे आपका रिसीवर होता है। रिसीवर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो रिसीव करता है, किसको, इंटरप्रेट करता है मैसेज को, ठीक है। आगे देखिए, आपका एक डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस बाय विच द रिसीवर अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आपका रिसीवर एक तो रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है मैसेज को, इंटरप्रेट करता है, वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, ठीक है। सबसे जरूरी बात क्या है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। फीडबैक का मतलब है रिस्पॉन्स गिवन बाय ए रिसीवर
टू द सेंडर इंडिकेटिंग वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड और करेक्टली और नॉट, ठीक है ना। यानी कि जो आपका रिसीवर है वो आपका एक रिसीवर सेंड करता है इंडिकेशंस की उसको बात समझ में आई या नहीं आई, कितनी समझ में आई कितनी नहीं समझ में आई, वो आपका फीडबैक होता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉइस और बैरियर होते हैं, कोई भी डिस्टरबेंस होता है ना जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका बेसिकली वो कहलाता है आपका बैरियर्स या फिर नॉइस। और अलग अलग तरीके के बैरियर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के नॉइस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिकॉज इट हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द मैसेज हैज बीन प्रॉपर्ली अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है ना। यानी कि आपका सबसे क्रूशियल पार्ट कौन होता है कम्युनिकेशन का, फीडबैक होता है। यही वो तरीका है जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं हमारा जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टूड हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग को एंश्योर करने के लिए। भाई साहब रिसीवर को मैसेज मिल गया, उसको बात समझ में आई या नहीं आई, ये कैसे पता चलेगा, सर फीडबैक की हेल्प से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपकी डिस्टरबेंस रहा है आपके कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसको नेक्स्ट टाइम आप लोग इंप्रूव कर लेंगे ना, तो पता कैसे चलेगा, फीडबैक की हेल्प से। अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को, यानी कि आपको कोई बात को लेकर के कंफ्यूजन है, आपने उसका कोई मीनिंग और समझ लिया और फीडबैक में वो बात क्लियर हो जाती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग रिड्यूस करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को, एनकरेज करते हैं इंटरेक्शन को, बिल्ड करते हैं बेटर रिलेशनशिप को, हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को, और मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट द रिसीवर को। एप्रिसिएशन एंड द कंस्ट्रक्टिव सजेशन इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड द मोटिवेशन। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आपको मैसेज समझ में आए तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी है तो कुछ तब्दीली करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहां पे आप लोग सजेशन देंगे। तो दोनों ही चीजें, जो आपका रिसीवर है वो क्या होता है, उससे मोटिवेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है, जिनको आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सके। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन रहेगा। सर क्या रहेगा, बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली रुकावटें। क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली रुकावटें। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बैरियर टू द कम्युनिकेशन आर द ऑब्स्टेकल एंड द प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है ना। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, उनके बीच में इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने का टाइम जो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो भी ऑब्स्टेकल माने कम्युनिकेशन के टाइम पे जो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, वो सब क्या कहलाती है, वो बैरियर कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के बैरियर होते हैं। जैसे सबसे पहला बैरियर क्या है, आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, देयर आर इन्वायरमेंटल और ए फिजिकल कंडीशन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंटल और फिजिकल कंडीशन होती है जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे आपका नॉइस हो गया, जैसे इंटरनेट पुअर या नेटवर्क पुअर हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, फॉल्टी इक्विपमेंट हो गया, या पुअर लाइट हो गया। समझ आए, लाइटिंग खराब है तो आप लोग मेरा फेस नहीं देख पाएंगे। अगर मेरा कोई डिवाइस कम खराब है, यानी कि आपका जो इक्विपमेंट है वो फॉल्टी है, तो उस केस में भी आपको एक तरीके से बैरियर देखने को मिल सकता है, ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकता है। नॉइस है तो भी, आप लोग पुअर इंटरनेट है तो भी, यानी कि ये कुछ बेसिक बैरियर्स है जिनको आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे फिजिकल बैरियर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड आता है आपका लैंग्वेज बैरियर, या फिर आप लोग इसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, ठीक है ना। लैंग्वेज बैरियर, दीज ऑक्यूर व्हेन द वर्ड्स और ए लैंग्वेज आर मिसअंडरस्टूड। समझ में आया, ये बैरियर जब आते हैं जब आपकी वर्ड्स या लैंग्वेज को मिसअंडरस्टूड किया जाए। जैसे अगर आपकी लैंग्वेज अलग है, कारण ये हो सकता है अगर आपकी वोकैबुलरी डिफिकल्ट है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स हो रहा है, अगर आप लोग टेक्नोलॉजी जर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनकी वजह से लैंग्वेज या फिर सिमेंटिक बैरियर आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, मेंटल और इमोशनल कंडीशन अफेक्ट द कम्युनिकेशन, ठीक है। आपकी मेंटल या इमोशनल कंडीशन जो इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को, वो क्या कहलाते हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। जैसे स्ट्रेस में है बंदा, फियर में है, एंगर में है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या आपका प्रिडिस एंड द बायस है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी आपको काफ़ी ऑब्स्टेकल, काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी रुकावटें अपने कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से आपका एक कल्चरल बैरियर होता है। कल्चरल बैरियर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन द कल्चर, डिफरेंस इन द वैल्यू, डिफरेंस इन द
बिलीव एंड डिफरेंस इन द ट्रेडिशन मे क्रिएट द मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ में है ना, यानी कि एक शब्द है ट्रेडिशन के अंदर, उसका मायना, मीनिंग और अर्थ कुछ अलग है, किसी दूसरे कल्चर के अंदर उसका अलग है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की भावना पैदा हो सकती है। ठीक है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर की वजह से, आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से, या आपके रिलीजियंस डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे बैरियर आ सकता है, जिसको आप लोग कल्चरल बैरियर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अराइज होता है ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर देखने को मिलता है। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स हायरार्की है, स्ट्रिक्ट रूल है, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है, या इंफॉर्मेशन ओवरहेल्ड है, ठीक है, या ओवरलोड है, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। इसके अलावा एक पर्सनल बैरियर भी है, पर्सनल एटीट्यूड और बिहेवियर में हाइडर कम्युनिकेशन, जैसे पुअर लिसनिंग स्किल, लैक ऑफ अटेंशन, ईगो प्रॉब्लम और अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन, बेसिक बात है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उनकी वजह से मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। सबसे जरूरी टॉपिक है आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग। आप सभी जानते हैं, अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल रिटन लेटर यूज करना है ऑफिशियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका अपना एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। सर फॉर्मल राइटिंग कई बार दो तरीके से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे देगा, एक टॉपिक दे देगा, उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर आपको आपका एक लेटर लिखना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अपना एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा। तो फॉर्मल लेटर के कुछ पार्ट हैं, करीब करीब 60 पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका सेंडर का एड्रेस आता है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है सर, आपका सेंडर का एड्रेस है। सेंडर के एड्रेस के बाद आपको क्या करना पड़ता है, डेट डालना पड़ता है, तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट था। तीसरा आपका जो आपका रिसीव करेगा उसका एड्रेस आ जाएगा। चौथा आपको सब्जेक्ट डालना होता है कि भाई किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग डाल रहे हैं। पांचवा आपका सैल्यूटेशन होता है, डियर सर या मैडम, जो भी आप लोग जिसके लिए भी लिख रहे हैं। और छठा आपका क्या होता है सर, आपका बॉडी ऑफ लेटर होता है। सातवां आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, और आठवां आपका नेम एंड सिग्नेचर होता है। कुल मिलाकर के आप लोगों ने क्या किया, आपके लेटर को 8 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर के एड्रेस को डालना है, फिर आपको डेट डालना है, फिर आपको रिसीवर के एड्रेस को डालना है, फिर आपको सब्जेक्ट डालना है, फिर आपको सैल्यूटेशन डालना है, फिर आपकी बॉडी आपको डालनी है, उसके अंदर बताना है एग्जैक्टली किस बारे में लेटर है, फिर आपको लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है, और लास्ट में जाकर के आपका सिग्नेचर होगा और नाम होगा। ठीक है, तो ये आपके 7-8 आपके कंपोनेंट है किसके, फॉर्मल लेटर के। फॉर्मल लेटर से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है, तो फॉर्मेट आपको याद रखना है, फॉर्मल लेटर होता क्या है इतना याद रखना है। यही आपका टॉपिक है जो हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल मैंने आपको बताया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था कि साइलेंस इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेटर, इसके ऊपर आपको बताना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बात बिल्कुल सही है, आप लोग इस चीज से एग्री करते, क्योंकि क्वेश्चन इससे स्टार्ट है तो पूछ रहा है कि ये है या नहीं है। तो यस, साइलेंस इज ए मोड ऑफ communication. Even without spoken word, silence can convey a message, emotion and a reaction effectively. समझ में आया, बिना कोई एक शब्द बोले साइलेंस क्या कर सकता है, मैसेज को कन्वे कर सकता है, इमोशन कर सकता है, और रिएक्शन दे सकता है इफेक्टिवली। इट कंसीडर ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, दोनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया सर, आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो इसके अलावा यहीं पे मैं आपका लिख देता हूं सर, आपका कौन सा कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है। और कम्युनिकेशन के अंदर 7C अप्रोच को पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जो हम लोग अपनी वीडियो के अंदर कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर करके इसको लर्न कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, साइलेंस कैसे कम्युनिकेटर है, ध्यान दीजिएगा। साइलेंस में एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कल्चर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। ठीक है, 3 चीजों के ऊपर डिफर करेगा, सिचुएशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर और रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल के ऊपर। जैसे
साइलेंस किन किन को इंडिकेट कर सकता है? साइलेंस आपके एग्रीमेंट और अप्रूवल को बता सकता है, डिसएग्रीमेंट डिसअप्रूवल को बता सकता है, रिस्पेक्ट को बता सकता है, एंगर या डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, थॉटफुलनेस और फियर और द नर्वसनेस को बता सकता है। कुछ बेसिक कारण है जो साइलेंस इंडिकेट करता है। अब ये चीजें डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर और आपके रिलेशनशिप विद द पीपल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर के अंदर लिख के आइएगा। ए मोमेंट ऑफ द साइलेंस ड्यूरिंग द मेमोरियल शो रिस्पेक्ट, ठीक है ना। किसी भी मेमोरियल मोमेंट पे अगर आप लोग चुप रहते हैं तो वो रिस्पेक्ट को शो करता है। उसके बाद रिमेनिंग साइलेंट इन आर्ग्यूमेंट मे शो एंगर और अवॉइडेंस, ठीक है। कोई आपका आर्ग्यूमेंट है, आप चुप है, तो हो सकता है आप लोग एंगर हो या फिर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो इंडिकेशन है साइलेंस का। इसी तरीके से साइलेंस वाइल लिसनिंग केयरफुली में इंडिकेट द अटेंशन और इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वहां पर साइलेंस आपके इंटरेस्ट को या अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि साइलेंस इज ए गुड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये एग्री डिसएग्री को रिप्रेजेंट करता है, अप्रूवल डिसअप्रूवल को, रिस्पेक्ट को, सैडनेस को, एंगर को, डिसअपॉइंटमेंट को, थॉटफुलनेस को, फियरनेस को और नर्वसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आपको बड़े प्यार से, बड़े आराम से आंसर को फ्रेम करना है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, आपको ग्रुप और दूसरा क्या है, टीम के बीच में डिफरेंस बताना है और लास्ट में जाके आपको इंटरपर्सनल स्किल बताना है। तो 3 क्वेश्चन एक साथ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने ग्रुप डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने टीम डाला हुआ है, यहाँ पे हमने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है वो डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए, ग्रुप के अंदर भी इंडिविजुअल्स का, लोगों का जमावड़ा होता है, लोगों का इकट्ठा होता है, कलेक्शन ऑफ द पीपल होता है। ग्रुप और टीम के बीच में फर्क क्या होता है, टीम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए भागता है, ठीक है, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए भागता है। ग्रुप इंडिविजुअल गोल के ऊपर काम करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टीम एंड द जो आप ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, जो भी लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं उनको क्या कहते हो आप लोग यहाँ पर, ग्रुप कहते हो। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, अगर वो सभी लोग टुवर्ड्स ए कॉमन गोल काम करते हैं तो वो आपका टीम बन जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे कॉमन गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक गोल आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर लिमिटेड कोऑर्डिनेशन होता है, टीम के अंदर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, याद रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन टीम के अंदर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर आप लोग टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता है, यहाँ पे डिसीजन आपका माय डियर फ्रेंड्स कलेक्टिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन लिमिटेड हो सकता है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन क्लोज नहीं होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा अलोंग विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंडिविजुअल के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे टीम के अंदर कंबाइन एफर्ट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो क्लासरूम के अंदर जो भी लोग है वो ग्रुप है। टीम की बात करते हैं तो क्रिकेट टीम के अंदर जितने भी लोग है वो क्या है, टीम है। जैसे क्रिकेट का ग्रुप है वो टीम है, और अगर आप लोग क्लासरूम की बात करते हैं तो वो क्या है आपका, आप लोग कह सकते हैं वो ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका बुनियादी तौर पे फर्क है, टीम और ग्रुप के बीच में क्या फर्क है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कई बार यहाँ से सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, आपका इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल वो एबिलिटीज होती हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती हैं और लोगों के साथ इफेक्टिव तरीके से, एक तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि अगर आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो जिन भी एबिलिटीज का, जिन भी क्वालिटीज का आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल कहलाती हैं। दीज स्किल हेल्प टू बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप एट ए पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लेवल। पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप लोग एक बेहतर, क्या बोलते हो आप इसको, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये स्किल आपकी काफी हद तक मदद करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल। सर कौन कौन सी हो सकती है, सर आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है,
लिसनिंग स्किल हो सकती है, टीम वर्क स्किल हो सकती है, लीडरशिप स्किल हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एम्पैथी, पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, डेट्स व्हाई मैं इसके ऊपर दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। आपका समय कीमती है, एग्जामिनेशन का टाइम है, तो इसे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस चीज को मेक श्योर करके अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने स्किप किया था उसको एक बार गो थ्रो कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। सर कौन सा टॉपिक हमने स्किप किया था? यहाँ पर यस, ये नेगोशिएशन स्किल का टॉपिक हमने स्किप किया था। नेगोशिएशन स्किल का क्या मीनिंग होता है? नेगोशिएशन समझे, उसके बाद नेगोशिएशन स्किल को समझाऊंगा। नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टी डिस्कस करती हैं एंड ट्राई करती है एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पर पहुंचने की, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, आपस में बातचीत करते हैं और आपका एक ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको नेगोशिएशन बोलते हैं, यानी कि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज आर मेथड्स और अप्रोच यूज्ड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम इफेक्टिवली, ठीक है। अगर आप लोग डिजायर्ड आउटकम्स को इफेक्टिवली अप्रोच करना है या इफेक्टिवली अचीव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो भी आप लोग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके नेगोशिएशन स्ट्रेटजी कहलाती हैं। इसमें 3-4 नाम है जो आपको पढ़ने हैं अपने लेवल से। सबसे पहला कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, जहां पे विन एंड लूज का कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड पे आपका होता है कोऑपरेटिव या कोलैबोरेशन स्ट्रेटजी, जिसको आप लोग विन विन स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटजी, आपका चौथा होता है अवॉइडेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। पांचवा होता है अकोमोडेशन स्ट्रेटजी। तो आपके टोटल 5 स्ट्रेटजी हैं जो आपको नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है और एक बार याद जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे नोट्स के अंदर तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये आपका माय डियर फ्रेंड्स वन शॉट लेक्चर था जहां पे मैंने मिनिमम टाइम के अंदर वो तमाम टॉपिक्स आपके कवर कराए हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस बार आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।